नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका हमला पार्ट 6। देवराज चौहान ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट से 4 लोगों का खाना पैक कराया और फार्म वाले बंगले पर पहुंच गया। सोहन लाल अभी तक अमित के पास सर्वेंट क्वार्टर में ही था। बांकेलाल राठौर ने देवराज चौहान से पैक खाना लिया और बर्तनों में डालने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान वापस बंगले से बाहर निकला और आसपास निगाह मारी। चमकती लाइटों में पड़ा तिनका भी स्पष्ट नजर आ रहा था। आसपास देखता देवराज चौहान आगे बढ़ा और रोशनी के दायरे में रहकर बंगले के साथ साथ घूमता पीछे बने सर्वेंट क्वार्टरों में से उस क्वार्टर में जा पहुंचा जहां अमित था। आहट पाते ही सोहन लाल के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी थी, परंतु अंधेरे में भी सोहन लाल ने आसानी से पहचाना कि आने वाला देवराज चौहान है। सब ठीक है? देवराज चौहान ने अंधेरे में चारपाई पर बैठे अमित पर निगाह मारी। हाँ, तंग तो नहीं करता यह? नहीं, सोहन लाल ने अमित पर निगाह मारते हुए कहा। जरा भी तंग नहीं किया। दरवाज़ा बंद रखा करो, कोई एकदम भीतर आ सकता है। अच्छा, खाना आ गया? हाँ, बांकेलाल ला रहा है। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। सोहन लाल ने अमित को देखा। भतीजे, साथ ही उसे कंधे से थपथपाया। हाँ, चारपाई पर बैठा अमित का शरीर हौले से हिला। सो रहा था? सोहन लाल की आवाज़ में मुस्कुराहट थी। नहीं, अमित की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। हवा में उड़ रहा था। खोता ब्रांड में ऐसा ही होता है। सोहन लाल की आवाज़ में व्यंग आया। बंदा बैठा चारपाई पर होता है और सैर करता है चांद सितारों की। याद है, तूने चाचा की छोटी सी इच्छा पूरी करनी है। वह चेक वाली? हाँ, छोटा सा चेक, साइन किया हुआ। छोटी सी रकम मैं खुद भर दूंगा। अमित झूमता हुआ बोला। पक्का दूंगा। चेक बुक बंगले से मंगवा लूंगा। लेकिन तूने भी वादा किया है चाचा कि खोता लैंड से खोता ब्रांड की बहुत सारी सिगरेट मंगवा कर देगा। फिक्र ना कर, अपने चाचा पर भरोसा रख। सोहन लाल ने शाबाशी वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाया कि तभी बाहर कदमों की आवाज़ गूंजी। अब चुप रहना, बांकेलाल खाना लाया होगा। तेरे बोलते ही उसे पता चल जाएगा कि तूने खोता ब्रांड की सिगरेट पी है। वह भी सिगरेट मांगेगा, तेरे लिए कम पड़ जाएगी। मैं चुप रहूँगा चाचा, अमित झूमते स्वर में कह उठा। शाबाश शाबाश। तभी दरवाजे के पल्ले धकेलते हुए बांकेलाल राठौर ने भीतर प्रवेश किया। मध्यम सी रोशनी में उसके हाथ में पकड़े खाने के 2 थाल स्पष्ट नजर आ रहे थे। छोरा आराम से बैठा से? मारे को तो लग रहा था कि थारे को तंग कर रहा होगा, बांकेलाल राठौर बोला। तंग? सोहन लाल हौले से हंसा। क्यों बदनाम करता है बेचारे को? बहुत अच्छा काका है। तो फिर गोद में बिठा ले, 4 फीट का फर्क न रख, बांकेलाल राठौर व्यंग से बोला। इतना भी अच्छा नहीं कि इसे गोद में जगह दे दूं। ला, खाना दे। बंगले में जा, किचन में पड़ा है थारा खाना। अपरा भी ले ले और छत पर जाकर जगमोहन को भी दे दे। अब मैं रहूँगा छोरे के पास। सोहन लाल उठ खड़ा हुआ, हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जेब में डाली। पानी चाहिए? सोहन लाल ने पूछा। नहीं, मारे पास है, वह देख घड़ा रखा है। मारे को घड़े का पानी बहुत बढ़िया लगे। गले में डालो तो पेट तक लंबी धार जावे। तू मजे से जा, थारी को इधर आने की जरूरत न होवे। सोहन लाल ने अंधेरे में मुंह बनाया। लस्सी पीनी है? लस्सी? बांकेलाल राठौर हड़बड़ाकर जल्दी से बोला। कहाँ है? वाह, गुरदासपुर की लस्सी आज तक नहीं भूली। वो पीतल के लंबे लंबे गिलास, गाढ़ी लस्सी और गोला बनकर उस पर तैरता मक्खन। ओ लस्सीदा ते जवाब ही नहीं, मारे बीकानेर में। तभी सोहन लाल पलटा और बाहर निकल गया। मारी बात सुने बिना दौड़ गया। जाएगा कहाँ? थारे को गले से पकड़कर कल गुरदासपुरी लस्सी का किस्सा सुनाऊंगा। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर चारपाई पर अमित के पास पहुंचा। और छोरे, ले खा ले, आज थारे वास्ते होटल से खाना आया है, पेट भर के खा ले। अमित ने मशीनी अंदाज में हाथ बढ़ाया और खाने का थाल ले लिया। बांकेलाल राठौर अपना थाल लिए कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। की गलबे, आज तो थारा दिमाग ठिकाने पर नजर आवे है। टीन टाना की तन्ने। तब तक अमित खाना शुरू कर चुका था। गोली वाली सिगरेट का ही असर था कि थाल में पड़ा जो भी हाथ में आ रहा था
उसे ही अंधेरे में फटाफट मुंह में ठूसे जा रहा था। बांकेलाल राठौर ने भी खाना शुरू किया। ओए, भूखे की तरह क्या खाया जा रहा है? सिदक से खा। थारे को खाते देखकर मारी को बीकानेर वाली अपनी भैंस की याद आ जाती है, जो चारा देखते ही कच्छा उतारकर दौड़ पड़ती थी। चुप कर, खाने दे, अमित नशे की तरंग में बोला। बांकेलाल राठौर खाते खाते ठिठका। अमित को अंधेरे में गहरी निगाहों से देखा। थारी आवाज को क्या हो गया हो? बांसुरी तो नहीं टूट गई थारे गले की? खाना खाने दे, बहुत भूख लगी है, अमित पुनः बोला। बांकेलाल राठौर ने उसकी आवाज में मौजूद नशे की तरंग को पकड़ा। यहाँ तो मारे को बोतल वोतल नजर ना आवे है, तन्ने कहाँ से मुंह मार लिया? बोतल घटिया चीज है तो बढ़िया चीज का है? बांकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। खोता ब्रांड। खोता ब्रांड? बांकेलाल राठौर अजीब से अंदाज में बड़बड़ाया। पंजाबी दा ए ब्रांड तो मैं पंजाब दे खास शहर गुरदासपुर में भी नहीं सुना। ओए, एक खोता ब्रांड की वे? खोता ब्रांड सिगरेट है, अमित खाना खाते खाते नशे से भरे स्वर में कहता जा रहा था। यह सिर्फ खोता लैंड में मिलती है। चाचा मेरे को बहुत सारी मंगवा देगा। चाचा? बांकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। ये थारा चाचा यहाँ कहाँ से आ मरा? अभी तो गया है। बल्ले बल्ले, बांकेलाल राठौर होठ सिकोड़ कर तीखे स्वर में कह उठा। 4 घंटों में थारा चाचा बन गया वो, और तू उसका भतीजा। गोली वाली सिगरेट थारे को पिलाई उसने? 1 नहीं 2। अच्छा कीता, तो इसी लायक वे। कल तो 4 गोली वाली सिगरेट पीवी, कम से कम ठंड नालते बैठेगा। मरे अवंग प्यारे। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने खाना पुनः शुरू किया। तुम्हारे पास है? खाना खाते अमित ने नशे में हिलते स्वर में पूछा। क्या? खोता ब्रांड की सिगरेट। मारे को ये खुजली वाली बीमारी नहीं लगी। नशा तो मन्ने न बीकानेर में देखा और न ही गुरदासपुर में। मारे को लस्सी दूध मिल जावे, बची मलाई वाला हाथ मुछों पर फेर लेवे, इतने में ही मारा स्वर्ग का फेरा लग जावे। 1 सिगरेट दे दे खोता ब्रांड की, मैं तेरे को भी चेक दूंगा, साइन करके रकम भर लेना। बांकेलाल राठौर का दिमाग खटका। चेक? साइन करके? बांकेलाल राठौर का खाना रुक गया। हाँ, और किस किस को बांटे हैं तन्ने चेकों को? अभी नहीं दिया, लेकिन चाचा को दूंगा। वह मुझे खोता लैंड से खोता ब्रांड की सिगरेट लाकर देंगे। वाह सोहनलाल वाह, तन्ने तो छोरे को पूरा डंडा फिरा दिया। बल्ले बल्ले, चाचा भतीजा के, एक कुत्ता दूसरा महाकुत्ता। मैं भी तो आखिर सोचूं कि ये राखी बांधने वाली नौबत क्यों आ गई, तो यह बात होवे। बांकेलाल राठौर ने खाना खाना शुरू कर दिया। एक सलाद देवे थारे को? क्या बच्चा है अभी तू? नशा मत किया कर, इंसान बन, इंसान। बच्चा नहीं हूँ, पूरे 16 साल का हूँ। नशे से भरा था अमित का स्वर। और नशा मैंने कोई पहली बार नहीं किया, 13 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। चरस, अफीम, हेरोइन, कई बार स्मैक भी ली। बहुत पैसा है मेरे पापा के पास, लेकिन खोता ब्रांड वाला नशा पहले कभी नहीं किया। गंदे तालाब में डूब के मर, मारे को क्या? बांकेलाल राठौर बुरा सा मुंह बनाकर कह उठा। मेरा खाना खत्म हो गया है, तो मारे को का? अभी भूख लगी है। मन ने खाना सबको तोल कर बराबर बराबर दिया था, लेकिन तूने मांगा है तो रोटी के लिए मना नहीं करूँगा। कहने के साथ ही बांकेलाल ने उसके थाल में 1 चपाती और कुछ सब्जी डाल दी। खा और चुपचाप लुढ़क जा। अमित जल्दी से चपाती खाने लगा। अब तेरे को ठंडी हवा देने वाली मशीन की ज़रूरत है? बांकेलाल राठौर ने तीखे स्वर में पूछा। नहीं, खोता ब्रांड सिगरेट के बाद तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाते हुए झूमते स्वर में अमित ने कहा। बल्ले बल्ले। रात के 10 से ऊपर का वक्त हो रहा था। सूरज सिंह बोतल खोले कुर्सी पर बैठा टेबल पर टांगे फैलाए आराम से चुस्कियां ले रहा था विस्की की। उसकी आंखों और चेहरे से लग रहा था कि वह ठीक ठाक नशे में है। 3 कदम दूर सुजान सिंह बेड पर अधलेटा सा सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी टांग पर लगी गोली का जख्म बीतते वक्त के साथ ठीक हो रहा था। उसकी पीने की इच्छा नहीं थी। सूरज सिंह के कई बार कहने पर भी सुजान सिंह ने विस्की नहीं ली थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। सुजान सिंह ने सूरज सिंह को देखा। तू चुप क्यों है सूरज? सुजान सिंह के शब्द सुनकर सूरज सिंह ने विस्की का छोटा सा घूंट भरा, फिर उसे देखा। भाई, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या?
मोना चौधरी काम कर गुजरी तो उसे 1.5 करोड़ मिलेगा। कहते हुए सूरज सिंह ने हाथ में थमे विस्की के गिलास को उंगली से ठकठकाया। और भागीरथ मल्होत्रा हमें 50 लाख देगा, जैसा कि तय है। सुजान सिंह सूरज सिंह को देखता रहा। यह सब तो तब है जब मोना चौधरी सफल होगी। सूरज सिंह ने पुनः गिलास ठकठकाकर कहा, लेकिन हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि मोना चौधरी असफल भी हो सकती है। देवराज चौहान आसानी से उस पर हावी हो सकता है, मोना चौधरी को पीछे धकेल सकता है। ऐसा हो जाने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुजान सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक कहते हो भाई, ऐसा हो जाने पर, समझे, ऐसा हो जाने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पहले से ही खुद को तैयार रखा जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सूरज सिंह ने अपनी नशे से भरी कौवे की चोंच जैसी नाक को मसला। सुजान सिंह ने आंखें सिकोड़कर सूरज सिंह को देखा। फिर तू कुछ उल्टा सोच रहा है। हाँ, मैं सिर्फ अपनी हक की बात सोच रहा हूँ। सूरज सिंह दांत फाड़कर मुस्कुराया। मुझे नहीं सुननी तेरी बात, सुजान सिंह नाराजगी भरे स्वर में कह उठा। तू पहले ही बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। मोना चौधरी को देवराज चौहान के सामने खड़ा कर दिया है और अभी तक इस बात से मोना चौधरी वाकिफ नहीं हुई। जब उसे पता चलेगा तो हो सकता है मोना चौधरी तेरी ही गर्दन। सूरज सिंह हंसा, कौवे की चोंच जैसी नाक को रगड़ा, विस्की का घूंट भरा, फिर सुजान सिंह को देखा। भाई, सीधी सी बात है कि मैं देवराज चौहान को नहीं जानता, नहीं पहचानता, नाम सुन रखा है, लेकिन देखने का भाग्यशाली मौका कभी नसीब नहीं हुआ। अब यह बात सुनकर तो मोना चौधरी मेरी गर्दन पकड़ने से रही। यह बात तो उसे मालूम होने से रही कि मैंने जानबूझकर उसे देवराज चौहान की टक्कर पर खड़ा किया है। अगर मालूम हो भी गया, यह मानकर भी चला जाए, तो मोना चौधरी के लिए तब मेरा जवाब होगा कि देवराज चौहान से वह टक्कर ले सकती है। इसलिए देवराज चौहान के बारे में न बताकर उसे इस काम के लिए, जो भी हो, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। सुजान सिंह की आवाज़ में नाराजगी ही थी। सूरज सिंह ने घूंट भरा और कौवे की चोंच जैसी नाक पर हाथ फेरा। सुजान सिंह ने कष्ट लेकर बेड पर रखी ऐश ट्रे में सिगरेट डाल दी। भाई, मैं कुछ कह रहा था। सुजान सिंह खामोश रहा। मैं कह रहा था कि अगर मोना चौधरी सफल न हुई तो हम 50 लाख जैसी रकम से हाथ धो बैठेंगे। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि ऐसा हो जाने पर हम कुछ नहीं कर सकते। सुजान सिंह बोला, खामोशी से देखता रहे कि मोना चौधरी क्या करती है। जो भी होगा कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। वह तो है ही, लेकिन मैं कुछ कह रहा था। कहते हुए सूरज सिंह एकाएक हौले से हंसा। अब सुजान सिंह की निगाह सूरज सिंह के चेहरे पर टिकी। सूरज सिंह मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। भाई, बोलो क्या? बोल। सेठ रूपक लाल भागीरथ के लड़के के लिए 2 करोड़ फेंक रहा है। 1.5 करोड़ मोना चौधरी को और 50 लाख हमें, पूरा 2 करोड़ हुआ। अगर यह सारा ही हम ले लें तो मजा आ जाएगा। सुजान सिंह तुरंत सीधा होकर बैठ गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है भाई, तू पागल हो गया है। भाई, मेरी बात तो सुन, बीच में मत बोल। सुन तो। सूरज सिंह का स्वर बेहद शांत था। सुजान सिंह की क्रोध भरी निगाह सूरज सिंह पर टिकी थी। अगर तेरी सोचों का यही हाल रहा तो मैं तेरे से अलग हो जाऊंगा सूरज। तू हमेशा उल्टी और मरने वाली बातें और काम करता है। 50 बार हम तेरी हरकतों के कारण मुसीबत में पड़े हैं। और भाई, सूरज सिंह गहरी सांस लेकर कह उठा, बात को लंबा मत खींच, पहले मेरी तो सुन ले। सुजान सिंह तीखी निगाहों से सूरज सिंह को देखे जा रहा था। भाई, सूरज सिंह की नशे भरी आवाज़ में गंभीरता थी। मोना चौधरी का मीटर डाउन है। वह अपना काम शुरू कर चुकी है। आज या कल में हरकत में भी आ जाएगी अगर वह असफल रही। यह सोचते हुए हमें अपना भी मीटर डाउन कर लेना चाहिए। अगर मोना चौधरी के पीछे चलते रहे तो खाली हाथ भी रह सकते हैं। सुजान सिंह कुछ नहीं बोला। भाई, कहने का मतलब यह है कि अगर भागीरथ के लड़के को रूपक लाल के हवाले कर दें तो 2 का 2.5 भी ले सकते हैं। और पागल, सुजान सिंह हाथ हिलाकर बोला, यह बात सिर्फ पागल ही सोच सकता है। एक तरफ देवराज चौहान है और दूसरी तरफ मोना चौधरी। ऐसे में तो इन दोनों के बीच में से गुजर पाना भी असंभव है। और तू कहता है कि इन दोनों के हाथों से भागीरथ के लड़के को छीन लेगा।
सूरज सिंह ने गिलास खाली करके कौवे की चोट जैसी नाक को रगड़ने के बाद सिगरेट सुलगाकर कस लिया। फिर धीमी गंभीर आवाज में कह उठा, भाई तू कभी तो मेरे पर पूरा भरोसा करके पूरी बात सुना कर। मैंने कुछ सोचा है तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो दम होगा। ना दम हुआ तो मना कर देना। मैंने कौन सा अपना कानून लागू कर दिया है? सुजान सिंह सूरज सिंह को देखता रहा। देवराज चौहान और मोना चौधरी जो कुछ कर रहे हैं करते रहें। मैं मोना चौधरी के साथ हूँ, उसका पूरा साथ दूंगा। बीच में मौका देखकर कोई और खिचड़ी पका सका तो पका लूंगा, नहीं तो ऐसे ही सही। सूरज सिंह का हाथ पुनः अपनी कौवे की चोंच जैसी नाक पर गया। भाई तुमने वह किस्सा तो सुना ही होगा, जब दो बिल्लियां रोटी को लेकर लड़ रही हों तो बीच में बंदर आ गया उनका फैसला कराने। फैसला कराते कराते बंदर सारी रोटी हड़प गया और बिल्लियां देखती रह गई। मतलब कि अगर भागीरथ के लड़के को लेकर मैं भी बंदर जैसा काम कर सका तो कर दूंगा, नहीं तो दाल रोटी चल ही रही है। सुजान सिंह ने कड़वे स्वर में कहा, वह दो बिल्लियों में बंदर था और तू बात कर रहा है उसके मुताबिक देवराज चौहान और मोना चौधरी के सामने तेरी हैसियत चूहे जैसी है। बंदर और चूहे में बहुत फर्क होता है। सूरज सिंह मुस्कुराया, ऐसा भी चूहा नहीं हूँ जैसा तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। सूरज ऊंची की मत सोच, तू गलत जा रहा है। मैं गलत ठीक कहीं भी नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सब कुछ आने वाले वक्त पर है कि हालात कैसे बनते हैं। मैं हालात को नहीं छेड़ूंगा, अगर खुद ही कुछ कर गुजरने लायक हालात बने तो देखूंगा। सुजान सिंह ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। मैं घायल न होता तो तेरे को कोई उल्टा काम न करने देता। मेरे बेड पर पड़े होने का फ़ायदा उठा रहा है। कैसी बात करता है भाई? मैं जो कुछ करूंगा तेरे को बताकर, तेरे से सलाह लेकर करूंगा। अगर मेरी समझदारी पर तेरे को विश्वास नहीं है तो बोल दे, मैं तेरी सेवा में यहीं बैठ जाता हूँ। तेरी दवा दारू का ख्याल रखूंगा और तेरी टांगे दबाता रहूंगा। भाड़ में गया भागीरथ का लड़का और रूपक लाल से मिलने वाली दौलत। सुजान सिंह कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि सूरज सिंह का खुरापाती दिमाग शांत नहीं रहने वाला, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा काम करता रहेगा। जब तक मेरी टांग ठीक नहीं होती तब तक मैं तो इस मामले में दखल नहीं दे सकता, सुजान सिंह ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तू जो भी करना संभल कर करना, इस मामले में खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। भाई तू फिक्र मत कर, मैं कुछ नहीं करने वाला। तेरे से तो यूं ही जरा सी बात छेड़ी है, सूरज सिंह ने लापरवाही से कहा, जबकि उसका दिमाग तो बहुत आगे तक की सोच चुका था कि उसने क्या कमाल दिखाना है। मोना चौधरी रात को 12 बजे फार्म वाले बंगले का फेरा लगा आई थी। दूर रहकर ही उसने बंगले के हर तरफ का जायजा लिया था। सूरज सिंह के मुताबिक 4 आदमी उस लड़के को सुरक्षा दिए हुए थे। मोना चौधरी ने हिसाब लगाया कि बंगले के आसपास खुली जगह होने के कारण 4 आदमी वहां पर नजर रखने के लिए पर्याप्त थे। दिन में तो वैसे ही बंगले से हर तरफ का दूर दूर तक का नज़ारा स्पष्ट नजर आता था और रात को बंगले के आसपास फैला तीव्र प्रकाश आने वाले को आसानी से नजरों में ला सकता था। काफ़ी देर की कोशिशों के बाद मोना चौधरी को बंगले की छत पर टहलता अंधेरे में कोई साया नजर आया और दूसरा बंगले के मुख्य दरवाजे के करीब टहलता नजर आया। बाकी 2 नजर नहीं आए, जबकि मोना चौधरी को पूरा विश्वास था कि वह भी कहीं आसपास ही होंगे। करीब 1 घंटे बाद मोना चौधरी वापस पलटी और सूरज सिंह वाली कार में जुबेर सिंह के कमरे में पहुंच गई। चेहरे पर सोच के भाव थे। मस्तिष्क में एक ही बात थी कि बंगले में मौजूद लड़के को, अमित को कैसे हासिल किया जाए। आखिरकार मोना चौधरी इसी नतीजे पर पहुंची कि कुछ करने से पहले कम से कम एक बार उसका बंगले पर जाना ज़रूरी था। वहां का माहौल देखना ज़रूरी था। हो सका तो उन लोगों के सुरक्षा प्रबंधों को जान लेने में फ़ायदा था और मोना चौधरी ने सोच लिया था कि कैसे किस तरह बंगले में प्रवेश पाना है। अगले दिन मोना चौधरी तैयार होकर हटी ही थी कि जुबेर सिंह आ गया। जुबेर सिंह टैक्सी ड्राइवर के रूप में पुराने से कपड़ों में था, जैसे कि वह बरसों से रहता आ रहा था। वह नहाया धोया लग रहा था। मोना चौधरी के लिए नाश्ता भी लेकर आया था। मोना चौधरी ने नाश्ता किया। तुमने कहा था कि कल बताऊंगी कि मामला क्या है, जुबेर सिंह ने कहा। साथ रहो, आज दिन भर में ही सब कुछ मालूम हो जाएगा।
मोना चौधरी ने कहा। किसी लड़की को किसी की कैसे निकालना है, यह तो कोई कठिन काम नहीं है। जुबेर सिंह बोला। कोई कठिन काम नहीं है। तुम अपनी टैक्सी लाए हो? हाँ, प्राइवेट कार है, भाड़े वाली टैक्सी नहीं। ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे पास किसी की कार है, वह वापस देनी है। उसके बाद बाहर आकर मोना चौधरी ने सूरज सिंह वाली कार आगे बढ़ाई। जुबेर सिंह अपनी प्राइवेट टैक्सी में उसके पीछे हो गया। आधे घंटे बाद ही मोना चौधरी जुबेर सिंह के साथ उस होटल में थी। वहां सूरज सिंह और सुजान सिंह ठहरे हुए थे। सूरज सिंह बिल्कुल तैयार था और मोना चौधरी के आने का ही इंतजार कर रहा था। सूरज सिंह ने मोना चौधरी को सुजान सिंह से मिलवाया। मोना चौधरी ने सुजान सिंह का हाल पूछा। इस दौरान सूरज सिंह जुबेर सिंह को बार बार गहरी निगाहों से देखता रहा। जुबेर सिंह को देखकर सूरज सिंह को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि यह खेला खाया इंसान है। उसके बाद मोना चौधरी उन दोनों के साथ बाहर निकली। तुम्हारी कार होटल की पार्किंग में खड़ी है, मोना चौधरी ने सूरज सिंह से कहा। मुझे जब जरूरत पड़ेगी ले लूंगी, फिलहाल तो उसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। सूरज सिंह ने फौरन सहमति में सिर हिला दिया। वे तीनों जुबेर सिंह की प्राइवेट कार में बैठे। मोना चौधरी के कहने पर सूरज सिंह ने ड्राइविंग सीट संभाली और फार्म वाले बंगले की तरफ कार दौड़ा दी। तुम्हारे साथ कौन है? आखिरकार सूरज सिंह ने ही पूछा। मेरा आदमी है और इस काम में हमारा साथी है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। सूरज सिंह ने होठ सिकोड़कर बैक मिरर में जुबेर सिंह का चेहरा देखा। विश्वासी है? सूरज सिंह ने पीछे देखना चाहा। तभी जुबेर सिंह ने शांत भाव में टोका। आगे देखकर गाड़ी चला। विश्वासी ही विश्वासी है। जुबेर सिंह नाम है मेरा। मेरे बारे में जो कुछ पूछना है मेरे से पूछ। अब हमने कुछ दिन साथ रहना है, खासी पहचान हो जाएगी। सूरज सिंह मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ सोचा कि काम कैसे करना है? सूरज सिंह ने ड्राइव करते मोना चौधरी से पूछा। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगा ली। काम कैसे करना है यह सोचने से पहले, किसी फैसले पर पहुंचने से पहले वह बंगला देखना जरूरी है जहां पर उस लड़के को रखा गया है। अगर हम बंगले का भीतरी नक्शा नहीं जानेंगे तो काम के दौरान कभी भी बंगले में फंस सकते हैं। वह बंगला हमारे लिए चूहेदान बन सकता है। सूरज सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव आए। लेकिन अब तो बंगला नहीं देखा जा सकता, वहां पर वे लोग हैं और बंगला आसानी से भीतर से देखा जा सकता है। मोना चौधरी खिड़की से बाहर पहाड़ियों को देखती हुई बोली। कैसे? बंगले वाले यह तो नहीं जानते होंगे कि मैं अमित को उनके हाथों से छीनना चाहती हूँ। ठीक कहती हो, उन्हें भला यह बात कैसे मालूम हो सकती है? सूरज सिंह के होठों से निकला। यही बात मेरे फायदे में रहेगी। तुम दोनों को कुछ पहले छोड़कर मैं बंगले पर जाऊंगी। किसी को इस तरह आता देखकर सीधे सीधे तो वे शूट करने से रहे, मोना चौधरी बोली। ठीक कहती हो, वैसे भी किसी खूबसूरत युवती को आते देखकर वे लापरवाह हो जाएंगे। कहने को तो कह दिया सूरज सिंह ने, लेकिन भीतर से उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। मोना चौधरी के बंगले पर जाने का मतलब था देवराज चौहान से मुलाकात। मोना चौधरी का यह जान जाना कि वह लड़का देवराज चौहान की सुरक्षा में है। क्या मोना चौधरी देवराज चौहान को पहचानती है? देवराज चौहान मोना चौधरी को पहचानता है? जंगल के दो शेर एक दूसरे को न जाने पहचाने, यह कैसे हो सकता है? सूरज सिंह के दिमाग में तरह तरह की सोचें दौड़ रही थी। इस तरह मैं बंगले को देख लूंगी। मोना चौधरी के शब्द उसके कानों में पड़े। सूरज सिंह ने अपनी दौड़ती सोचों पर काबू पाने की चेष्टा की। लेकिन वे लोग तुम्हें बंगले में क्यों घुसने देंगे? वहां पहुंचने के बाद बंगले के अंदर जाना मेरे लिए मामूली बात है। देवराज चौहान को अपने मुकाबले पर खड़ा पाकर मोना चौधरी कैसा महसूस करेगी? एक बार तो यह भी हड़बड़ा जाएगी कि गलत काम हाथ में ले लिया। सूरज सिंह की सोचें दौड़े जा रही थी। वहां पर तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। सूरज सिंह यूं ही कह उठा। नहीं, मुझे बंगले पर कोई नुकसान नहीं होगा। मोना चौधरी का स्वर शांत था। मैं वहां पर झगड़ा करने नहीं जा रही, यूं ही जा रही हूँ। और कोई मुझे पहचानता नहीं, यह बात जानता तक नहीं कि मैं किस फेर में हूँ और आने वाले वक्त में क्या करने वाली हूँ। फिर भी साथ किसी को ले जाती तो ठीक रहता। नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। सूरज सिंह की सोचें कार से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अब मन ही मन उसे सतर्क रहना चाहिए
कि उसकी किसी हरकत से मोना चौधरी को यह जाहिर न हो सके कि उसने ही जानबूझकर देवराज चौहान के मुकाबले पर खड़ा किया है। इस मामले में उसे पूरी तरह लापरवाह बने रहना चाहिए। कुछ देर मोना चौधरी ने जुबेर सिंह पर नजर मारी। तुम दोनों यहीं उतर जाओ, यहाँ से आगे कार में मैं अकेली जाऊंगी। मुझे आने में बेशक देर हो जाए, लेकिन तुम लोगों ने किसी हालत में फार्म के बंगले का रुख नहीं करना है। सूरज सिंह और जुबेर सिंह कार से बाहर आ गए। मोना चौधरी कार से बाहर निकली और आगे ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। इसके साथ ही कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। जुबेर सिंह आगे बढ़ा और सड़क के किनारे पड़े पहाड़ी पत्थर पर जा बैठा। सूरज सिंह मन ही मन बेचैन था, यह जानने के लिए कि मोना चौधरी के फार्म हाउस के बंगले पर पहुंचने पर क्या होता है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे फार्म हाउस था। सूरज सिंह ने जुबेर सिंह को देखा। मैं अभी आया। जुबेर सिंह ने घूर कर उसे देखा। कभी तेरे जैसे 50 मेरे नीचे मेरे इशारे पर काम करते थे। जुबेर सिंह चुपते स्वर में बोला। मैं था उन 50 में? सूरज सिंह के होठ सिकुड़े। नहीं, बस यही कमी रह गई थी। मैं अभी आया। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने आगे बढ़ना चाहा। रुक! जुबेर सिंह का स्वर सख्त हो गया। सूरज सिंह ठिठका। जुबेर सिंह को देखा। कहाँ जा रहा है? इधर उधर टहलने। सूरज सिंह का स्वर सपाट हो गया। उसने कौवे की चोट जैसी नाक पर हाथ फेरा। यहीं घूम ले। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। क्यों रोक रहा है मुझे? सूरज सिंह के दांत सख्ती से पिच गए। इसलिए कि तू इधर उधर नहीं, बल्कि वहां जा रहा है जहां मोना चौधरी गई है। तभी तो मैंने कहा था कि कभी तेरे जैसे 50 मेरे इशारों पर नाचते थे। तुम जैसों की फितरत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह तो कोई बहुत बड़ा हरामजादा है। सूरज सिंह का सख्त चेहरा नरम हुआ। अब मुझे तेरी फितरत भी समझ आ रही है, सूरज सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। तू रुक, अभी मत बोल। जुबेर सिंह ने हाथ उठाकर उसे टोका। इतनी जल्दी मेरी फितरत का अंदाजा मत लगा, धोखा खा जाएगा। 2-4 दिन मेरे साथ बिता ले, फिर बोलना। जुबेर सिंह को घूरते सूरज सिंह ने हौले से सिर हिलाया। ठीक कहता है तू, मैं ही तेरी फितरत बताने में जल्दबाजी कर रहा था। कहते हुए सूरज सिंह लापरवाही से आगे बढ़ा और जुबेर सिंह के करीब पहुंचकर ठिठका। तेरे को घूंसा मारना आता है? जुबेर सिंह ने उसकी आंखों में झांका। सूरज सिंह की आंखों में सुर्खी थी, जबकि चेहरा शांत था। बोल, घूंसा मारना आता है क्या? जुबेर सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। उसी पर फुर्ती के साथ सूरज सिंह का घूंसा जुबेर सिंह के चेहरे की तरफ बढ़ा। जुबेर सिंह ने उसी पर एक बांह से उसके घूंसे को रोका और अपना घूंसा उसके पेट में दे मारा। सूरज सिंह कहा कर दोहरा हो गया। जुबेर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धक्का दिया तो सूरज सिंह कुछ कदम दूर चाल उड़का। पेट में दर्द की लहरें उठ रही थी। घूंसा तगड़ा था। यह तो मुसीबत से भी बड़ा लगता है, सूरज सिंह बड़बड़ाया। सूरज सिंह ने खुद को संभाला। पेट का दर्द कम हुआ। माना, घूंसा मारना तेरे को आता है। सूरज सिंह अपने पर काबू पाता कड़वे स्वर में कह उठा। लेकिन गोली का निशाना मैं तेरे से कहीं बढ़िया लगा सकता हूँ। लगाता है शर्त? कुछ कहने की अपेक्षा जुबेर सिंह ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। चिंता मत कर, सूरज सिंह धीमे किंतु मारक स्वर में बड़बड़ाया। अपने निशाने का नक्शा तो मैं तेरे को दिखाऊंगा। ऐसा दिखाऊंगा कि उसके बाद तू कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहेगा। देवराज चौहान ने रात को ही जगमोहन को बता दिया था कि मोना चौधरी से उसकी मुलाकात हुई और मुलाकात का अंत किन हालात में हुआ। मोना चौधरी के इस तरह मिलने की खबर सुनकर जगमोहन को हैरानी भी हुई और खुशी भी। रात भर बंगले की छत पर ड्यूटी देने के बाद दिन निकलने पर जगमोहन सो गया था। नीचे सोहन लाल जागता रहा था और देवराज चौहान आधी रात को बंगले के सोफे पर सो गया था, ताकि सोहन लाल को उसकी जरूरत पड़े तो फौरन हरकत में आ सके। दिन निकल आने पर सोहन लाल भी नींद में डूब गया था। देवराज चौहान 3-4 घंटों की नींद लेकर फ्रेश नजर आ रहा था। उधर बांकेलाल राठौर सर्वेंट क्वार्टर में अमित के साथ आराम से सोया था। जब उसकी आंख खुली तो अमित अभी भी सो रहा था। बांकेलाल राठौर दरवाजे के बाहर से सिटकनी लगाकर बंगले में आ गया था। देवराज चौहान और बांकेलाल राठौर बारी बारी नहा धोकर फ्रेश हुए। एक काम में व्यस्त रहता
तो दूसरा बंगले के बाहर नजर रखता। फिर देवराज चौहान बंगले के मुख्य द्वार पर कुर्सी बिछाकर बैठ गया और बांकेलाल राठौर अपना और देवराज चौहान का नाश्ता तैयार करने लगा। दोनों नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तो दिन के 9 बज गए। मैं बंगले का राउंड लगा कर आता हूँ, बांकेलाल राठौर बोला। छत पर भी हो आना, देवराज चौहान ने कहा। जो लोग अमित को हमसे हासिल करना चाहते हैं वे यहाँ नजर अवश्य रखे होंगे। उन्हें एहसास होता रहना चाहिए कि हम लापरवाह नहीं हैं। बढ़िया गलवे, कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर वहां से चला गया। देवराज चौहान कभी टहलता तो कभी कुर्सी पर बैठता। नजरें हर तरफ दौड़ी फिर रही थी। वह जानता था कि अमित को लेने की खातिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आधे घंटे बाद बांकेलाल राठौर वहां पहुंचा। मारे को एक गल समझ में नहीं आ रही। क्या? देवराज चौहान ने उसे देखा। मारे यहाँ आते ही अमित को मारे से छीनने की खातिर हमला बोला गया, जिसे कि हमने असफल बना दिया। इस गल को 3 दिन बीत गए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हो जाएगा। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। मारी समझ में नहीं आयो कि का हो जाएगा। हमला। एक बार तो वे लोग शिकस्त खाकर लौट गए, लेकिन दूसरे हमले की तैयारी वे बहुत सोच समझकर कर रहे होंगे। तभी तो 3 दिन शांति से बीत गए। फिर तो वे लोग भारी हमला करो। बांकेलाल राठौर की आवाज में चिंता भर आई। देवराज चौहान ने बांकेलाल राठौर पर नजर मारी। उनका हमला भारी हो या हल्का, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। जो भी हो, वे लोग अमित को किसी भी हालत में हमारे हाथों से नहीं। देवराज चौहान एकाएक खामोश हो गया। आंखें सिकुड़ती चली गई। दूर से आने वाली धूल भरी सड़क पर एकाएक कार नजर आने लगी थी, जो इसी तरफ आ रही थी। कार की स्पीड सामान्य थी। कोई ससुरा इधर को आवे है। बांकेलाल राठौर का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। तुम भीतर जाओ और खिड़की से गन के साथ पोजीशन ले लो, देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। देखते ही देखते बांकेलाल राठौर बंगले में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान की सिकुड़ी निगाह आती कार पर टिक चुकी थी। चेहरा सपाट था। पैंट में फंसी रिवॉल्वर की मौजूदगी का एहसास उसे बराबर होने लगा था। ज्यों-ज्यों मोना चौधरी की कार फार्म हाउस के बंगले के करीब पहुंचती जा रही थी, त्यों-त्यों उसकी आंखों का पैनापन बढ़ता जा रहा था। मोना चौधरी ने दूर से ही देख लिया था कि बंगले के प्रवेश द्वार के करीब ही कोई कुर्सी पर बैठा है, और उसकी आती कार को देखकर भी उसने कुर्सी से उठने की कोई कोशिश नहीं की। मोना चौधरी ने कार की स्पीड धीमी ही रखी थी, ताकि बंगले के माहौल का अच्छी तरह जायजा ले सके। परंतु सिवाय कुर्सी पर बैठे आदमी के कोई दूसरा न तो नजर आया था और न ही किसी की झलक मिल पाई थी। बंगले की बंद खुली खिड़की स्पष्ट नजर आ रही थी। बंगले के करीब पहुंचते पहुंचते मोना चौधरी और भी सावधान हो गई थी। फिर जब उसकी कार बंगले के करीब पहुंची तो कुर्सी पर बैठा इंसान स्पष्ट नजर आया। मोना चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। देवराज चौहान? मोना चौधरी की आंखें हैरानी से फैल गई। पांव ब्रेक पर दबता चला गया। कार हल्के से झटके के साथ रुक गई। विंडशील्ड से गुजरकर उसकी नजरें देवराज चौहान को देख रही थी। इस वक्त देवराज चौहान की आंखें उसे किसी पत्थर के बुत की तरह महसूस हो रही थी। कई पल ऐसे ही बीत गए। देवराज चौहान की सर्द निगाह कार के विंडशील्ड को भेदती मोना चौधरी के चेहरे पर थी। मोना चौधरी हक्की पक्की थी। यह क्या हो रहा है? देवराज चौहान यहाँ कैसे? वह तो उन लोगों के पास आई थी जिन्होंने भागीरथ के बेटे अमित को सुरक्षा दे रखी थी। अमित को इन लोगों के हाथों से छीन ले जाना था। अमित को रूपक लाल के हवाले करना था। अगले ही पल मोना चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तो क्या देवराज चौहान ही अमित को अपनी सुरक्षा में रखे हुए है? इस विचार के साथ ही मोना चौधरी को अपनी बाहों पर चींटियां रेंगती सी महसूस हुई। दिल और दिमाग में ऐसी खलबली उठी कि उसे लगा जैसे उसके भीतर बवंडर सा उठ खड़ा हुआ हो। इस सारे वक्त के दौरान वह देवराज चौहान को देख रही थी और देवराज चौहान उसे। मोना चौधरी ने फौरन खुद पर काबू पाया, जिसमें कि वह पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। वह सिर्फ एक ही बात सोचे जा रही थी कि अगर अमित को देवराज चौहान सुरक्षा दे रहा है तो उसका इस मामले में आना ठीक नहीं रहा, और देवराज चौहान की यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि अमित देवराज चौहान की सुरक्षा में है। मोना चौधरी को महसूस हो रहा था
कि शायद फकीर बाबा ने ठीक ही कहा था। इस समय जो हालात बनते नजर आ रहे थे उससे कुछ ऐसा ही लग रहा था। अगर देवराज चौहान की सुरक्षा घेरे में अमित है तो फकीर बाबा की बात को झूठा नहीं कहा जा सकता। मोना चौधरी के मस्तिष्क में जो उथल पुथल पैदा हुई थी वह काबू में आने लगी थी। उसका जड़ हुआ शरीर हिला, गहरी सांस ली। कार का इंजन चालू था। इंजन बंद करके मोना चौधरी कार से बाहर निकली तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। वही दिलकश सदाबहार मुस्कान होठों पर उभर आई थी। वह आगे बढ़ी देवराज चौहान की तरफ। देवराज चौहान की एक टक निगाह मोना चौधरी पर थी। दोनों हाथ कुर्सी की बाजू पर रखे वह मोना चौधरी को देखे जा रहा था। कल शाम मोना चौधरी से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। पूछने पर भी उसने मोना चौधरी को अपना ठिकाना नहीं बताया था। ऐसे में अगली सुबह मोना चौधरी का उसके ठिकाने पर पहुंच जाना किसी हैरानी से, किसी उलझन से कम नहीं था। जबकि देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि मोना चौधरी शाम को उसके पीछे नहीं आ पाई थी जब वह होटल से निकला था। मोना चौधरी उसके पीछे आती भी क्यों? उसके और मोना चौधरी के बीच किसी तरह का बैर भाव नहीं था। और फिर मोना चौधरी तो उससे उलझ गई थी जिसने उसे शूट करना चाहा था। ऐसे में मोना चौधरी का यहाँ आ पहुंचना, उसके पास आ पहुंचना, देवराज चौहान की समझ से यह बात बाहर थी कि मोना चौधरी को उसके ठिकाने के बारे में कैसे मालूम हुआ। लेकिन मोना चौधरी के वहां आते ही देवराज चौहान ने मोना चौधरी के चेहरे पर से जो महसूस किया उससे देवराज चौहान ने अपने शरीर में कुछ रेंगता सा महसूस किया। मोना चौधरी पहुंची। कुछ दूर कार में बैठी उसे देखती रही। उसकी आंखों में उलझन और असमंजस के भाव थे। इन भावों से ही देवराज चौहान ने महसूस कर लिया था कि मोना चौधरी को उसके वहां मौजूद होने की आशा नहीं थी। उसे वहां पाकर वह ठगी सी रह गई थी। कार में बैठी रह गई थी। इंजन तक बंद करने का उसे ख्याल नहीं रहा था। उसे देखती रही थी। जाहिर था कि उसे सामने पाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अगर मोना चौधरी उसके पास नहीं आई तो फिर यहाँ क्यों आई? किस खातिर आई? बिना वजह तो वह यहाँ आने से रही। मोना चौधरी कार से निकलकर चेहरे पर मुस्कुराहट बिछाए उसकी तरफ बढ़ी तो देवराज चौहान अपने चेहरे पर सामान्य भाव ले आया। शांत, भावहीन, तनाव रहित चेहरा। हाय हैंडसम। पास पहुंचते हुए मोना चौधरी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। हेलो। देवराज चौहान सिर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी ने पास पहुंचते ही हाथ मिलाया। मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है? मोना चौधरी हौले से हंसी। मुझे तो लग रहा है कि जैसे मुझे यहाँ पाकर तुम्हें हैरानी हुई हो। देवराज चौहान का लहजा मुस्कुराहट से भरा था। मोना चौधरी मन ही मन सतर्क हुई। चेहरे पर शोक और चंचल भाव उभरे रहे। मजाक भी कर लेते हो? देवराज चौहान हौले से हंसा। तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें अपना ठिकाना नहीं बताया था। बस ढूंढ लिया। मोना चौधरी दिलकश मुस्कान के साथ बोली। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी। घर आए दोस्त को तुम यूं ही खड़ा रखते हो, अंदर ले जाकर बिठाते नहीं क्या? आओ। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा किया। थैंक्स। मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोना चौधरी के पलटते ही देवराज चौहान के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। उसकी शांत नजरें मोना चौधरी की पीठ पर थी। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी कि मोना चौधरी वहां यूं ही नहीं आई। अपनी सोचें पक्की होने से पहले वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। देवराज चौहान भी आगे बढ़ा। दोनों बंगले के ड्राइंग रूम में पहुंचे। खूबसूरत है। मोना चौधरी ने बंगले के ड्राइंग रूम में नजरें दौड़ाते हुए कहा। यह जगह मेरी नहीं है। बैठो। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। फिर किसकी है? मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। किसी की है। मैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी सोफा चेयर पर बैठी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफे पर बैठ गया। इसका मतलब खंडाला में किसी काम पर हो? मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। मोना चौधरी को देखते देवराज चौहान ने हौले से सिर हिला दिया। यह तो बताओगे नहीं कि किस काम पर हो? मोना चौधरी हौले से हंसी। बताने वाली कोई खास बात नहीं है। मेरी कहीं ज़रूरत हो तो बताना, मुझे खुशी होगी। मोना चौधरी हर तरफ नजरें दौड़ा रही थी।
जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। अकेले हो यहाँ? मोना चौधरी बोली। नहीं, मेरे साथी हैं। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की आंखों में देखा। जगमोहन होगा। वह भी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने हाथ उठाकर इशारा किया। देवराज चौहान के इशारा करते ही कुछ दूर खिड़की के करीब पर्दे की ओट में खड़ा बांकेलाल राठौर बाहर आ गया। गन वाला हाथ उसने नीचे लटका रखा था। वह उनकी तरफ बढ़ा। मोना चौधरी की निगाह बांकेलाल राठौर की तरफ उठी। बांकेलाल राठौर पास पहुंचा। यह जगमोहन है? मोना चौधरी की आवाज सामान्य थी। नहीं, मेरा साथी है। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। मोना चौधरी ने बांकेलाल राठौर के हाथ में थमी गन को देखा। बंगले के भीतर भी इस तरह गन थामे होने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मोना चौधरी मुस्कुराई। देवराज चौहान ने कुछ कहने से पहले ही बांकेलाल राठौर कह उठा। गन को साफ कर रहा था। बांकेलाल राठौर और भी पास पहुंचा। ओए कुड़िए, तू तो बहुत खूबसूरत है। मारे को इतनी खूबसूरत ना तो बीकानेर में मिली और ना ही गुरदासपुर में। कहाँ रहती है तू? थारा घर कहाँ है? पता वता बता दे, कभी तो सलाम मारने आ ही जाऊंगा। मोना चौधरी के चेहरे पर छाई दिलकश मुस्कान गहरी हो गई। दिल्ली में? तभी तो मन ने कहूँ थारे को कभी देखा नहीं। मारे को कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि दिल्ली जाऊं। मुंबई में ही बिजी रहता हूँ। थारा नाम का हो? मोना चौधरी। मारे को बांकेलाल राठौर कहते हैं। थारा दिल्ली का अता पता कहाँ है? कार्ड वार्ड है थारे पास? कहने के साथ ही उसकी निगाह देवराज चौहान से मिली तो देवराज चौहान का इशारा पाते ही वह सीधा खड़ा हो गया। यह मोना चौधरी है, देवराज चौहान ने समझाने वाले स्वर में कहा। मोना चौधरी? बांकेलाल राठौर की आंखों में सवालिया भाव उभरे। हमारी ही दुनिया की मोना चौधरी। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। बांकेलाल राठौर चौंका। फौरन उसकी नजरें मोना चौधरी की तरफ घूमी। उसे देखते पाकर मोना चौधरी मुस्कुराई। मारे को तो यह मुस्कान खतरनाक लागे है। बांकेलाल राठौर होठ सिकोड़कर कह उठा। क्यों? मोना चौधरी हंसी। क्या अब मैं खूबसूरत नहीं लग रही? नागिन अगर खूबसूरत हो तो और भी खतरनाक हो जाती है। बांकेलाल राठौर मुस्कुराया। तुम्हारी बातें अच्छी हैं। बल्ले बल्ले। बांकेलाल राठौर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। घास भी खिलाती है तो वह सूखी सूखी। थारे को ये नहीं पता होवे कि घोड़ा सूखी घास नहीं खाता। और तो बांकेलाल राठौर ने तुरंत देवराज चौहान को देखा। मोना चौधरी हमारी मेहमान है। देवराज चौहान ने बांकेलाल राठौर को देखा। बांकेलाल राठौर की नजरें देवराज चौहान पर गई। हुक्म? मेहमान के लिए कुछ लाओ। बांकेलाल राठौर ने मोना चौधरी को देखा। इस वक्त हमारे पास लस्सी का इंतजाम नहीं है, नहीं तो घोल कर ऐसी पिलाता कि बांकेलाल राठौर की लस्सी हमेशा याद रहती। बांकेलाल राठौर ने मोना चौधरी को देखा। चाय इसलिए नहीं पिला सकता कि दूध कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। हमारे पास तो देसी घी का पूरा डिब्बा पड़ा है। पराग का शुद्ध घी है। हमारे बीकानेर में भी मिलता है। उसके पराठे बना दूं के? हमारा बनाया पराठा खाकर अगले दिन तक भूख नहीं लगती। मोना चौधरी मुस्कुराई। मैं बिना दूध की चाय कॉफी भी पीना पसंद करती हूँ। बल्ले बल्ले, ऐंदा तो सारा मामला कड़क लगता है मारे को। बांकेलाल राठौर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने आंखों से हल्का सा इशारा किया कि वह यहाँ से जाए। अभी कड़क चाय बनाकर लाता है, जिसे पीते ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने आगे बढ़कर गन को एक तरफ रखा और चला गया। देवराज चौहान ने कश दिया। यहाँ कैसे आना हुआ? रात के मामले की वजह से। मोना चौधरी मुस्कुराई। रात तुमने मेरी जान बचाई और जिस ढंग से बचाई वह अंदाज वास्तव में तारीफ के काबिल था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुमने शीशे में से देखा कि कोई गोली चलाने जा रहा है, लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरा ही निशाना लिया जा रहा है? हो सकता है वह तुम्हें निशाना बना रहा होता। वह तुम्हारा निशाना ले रहा था। मैंने उसकी आंखों से देख लिया था। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। शीशे में देखने के बाद मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें तुम पर थी। देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी ने होठ सिकोड़कर पुनः सिर हिलाया। मैं रात का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई।
जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि मेरा पता तुम्हें कहाँ से मिला, बल्कि अब यह पूछूंगा कि किस वजह से यहाँ आई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आई। मोना चौधरी मन ही मन सतर्क हो गई। क्या मतलब? देवराज चौहान की शांत निगाह मोना चौधरी पर थी। तुम जब यहाँ आई तो तुमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ मेरे से मुलाकात होगी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। यह तुम कैसे कह सकते हो? मोना चौधरी एकाएक मुस्कुराई। यहाँ पहुंचकर जब कार में बैठे ही बैठे तुमने मुझे देखा तो हैरत में पड़ गई थी कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया। तब यह बात मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी जब तुम मुझे देख रही थी। देवराज चौहान का स्वर शांत था, परंतु शब्दों में पक्का दबाव था। मोना चौधरी हंसी, हौले से हंसी। बहुत गलत अंदाजे लगाते हो। देवराज चौहान मोना चौधरी को भावहीन निगाहों से देखता रहा। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी कि कल तुमने मेरी जान बचाई, और दूसरी बात यह रही थी कि हमारी कल की मुलाकात का अंत कुछ ठीक नहीं रहा था। बीच में तीसरा आ गया था। सोचा आज आराम से दिन भर तुमसे बातें करूंगी और देखूंगी कि देवराज चौहान हकीकत में कैसा है। नाम तो बहुत सुना है, अब यह देखना है कि पास से देखने में कैसा लगता है। देवराज चौहान ने कश लिया। शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी कल यही लगता था कि हमारी मुलाकात अधूरी रह गई है। कुछ कमी लग रही थी, वह अब पूरी हो जाएगी। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी भी मुस्कुराई। बल्ले बल्ले, बांकेलाल राठौड़ पास आता हुआ बोला। साहब और मेम साहब में कानाफूसी हो रही है। मारे बीकानेर में एक बार ऐसा हो जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। बांकेलाल राठौड़ ने ब्लैक टी के आधे भरे 2 गिलास चाय रखे थे। पास आकर एक गिलास उसने मोना चौधरी के पास पड़ी तिपाई पर रखा। मारी खास चाय पियो, थारे को मजा ना आया तो मारा क्या फायदा। एक घूंट लो और बांकेलाल राठौड़ को पेट भरकर गालियां निकालो। कहने के साथ ही वह देवराज चौहान के पास पहुंचा और दूसरा गिलास उसे थमाता हुआ बोला, तुसी भी लो जी। मारी बनाई ब्लैक टी थारे को कैसी लगी बताने की जरूरत नहीं। मारे को पता है बिना दूध की चाय ऐसे हुए है जैसे गधी का दूध, या फिर। बांकेलाल राठौड़ के शब्द अधूरे रह गए। दरवाजा थपथपाने और पुकारने की मध्यम सी आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी। देवराज चौहान और बांकेलाल राठौड़ की निगाहें मिली। अमित जाग गया था। किसी को ना पाकर बाहर से बंद सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा भीतर से भड़बड़ा रहा था, पुकार रहा था। मोना चौधरी यूं तो शांत थी, परंतु भीतरी तौर पर सतर्क हो उठी थी। तुम्हारा बेटा फिर शोर डाल रहा है बांके, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बांकेलाल राठौड़ ने स्थिर अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोला, आपको तो पता ही है कि उसे कभी कभी दौरा पड़ता, जाकर संभालो उसे। जाता हूँ, मारी किस्मत में तो औलाद ही ऐसी है कि। बड़बड़ाते हुए बांकेलाल राठौड़ वहां से चला गया। देवराज चौहान ने ब्लैक टी का घूंट भरा और मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी समझ चुकी थी कि जिस बेटे की बात की जा रही है वह और कोई नहीं बल्कि भागीरथ का बेटा अमित ही है, जो कहीं बंद है। क्या हुआ इसके बेटे को? मोना चौधरी ने शांत भाव से देवराज को देखा। कभी कभी दौरा पड़ जाता है। मोना चौधरी ने ब्लैक टी का गिलास उठा लिया। कैसा दौरा? पुरानी बीमारी है। देवराज चौहान मुस्कुराया। ओह, फिर तो जाते जाते ही जाएगी। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। मोना चौधरी के बेतुके सवालों का कारण देवराज चौहान समझ नहीं पा रहा था। खैर, जो भी हो, तुमसे मिलने की हसरत थी जो कि अब पूरी हो गई। मोना चौधरी ने हल्के स्वर में कहा। अब दूसरी हसरत यह है कि हम कभी एक साथ काम करें। मोना चौधरी ने घूंट भरा। यह बात हम कल शाम कर चुके हैं, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। कभी कोई ऐसा काम सामने आया जिसमें हम दोनों के करने की गुंजाइश हो तो उसे हम दोनों ही करेंगे। तुमने मेरी बात रखी, मुझे खुशी हुई। मैं। देवराज चौहान ने एकाएक चाय का गिलास टेबल पर रखा और उठता हुआ बोला, 1 मिनट, मैं अभी आया। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटकर बंगले के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान के मस्तिष्क में तीव्र चुभन हो रही थी, और चुभन इस बात की थी कि मोना चौधरी ने जब उसे यहाँ देखा तो हैरान परेशान हो उठी थी। स्पष्ट था कि मोना चौधरी उसके पास नहीं आई,
वह यहाँ पर किसी दूसरे काम के लिए ही आई थी, परंतु उसे सामने पाकर कहने लगी कि वह उससे मिलने आई थी, जबकि देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि कल शाम को जो हालात रहे थे उन्हें सामने रखते हुए मोना चौधरी किसी भी हालत में उसके ठिकाने का पता नहीं जान सकती। देवराज चौहान असल बात जानना चाहता था कि मोना चौधरी यहाँ किस काम के लिए आई है, और यह बात तभी मालूम हो सकती थी कि जब मोना चौधरी को अकेला छोड़ा जाए। अगर हर समय उसके पास रहा तो वह जो करना चाहती है नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही देवराज चौहान की सोचों में यह शंका जन्म लेने लगी थी कि कहीं मोना चौधरी भागीरथ के बेटे अमित के पैर में तो यहाँ नहीं आई। देवराज चौहान मोना चौधरी की निगाहों से ओझल हो गया। भीतरी दरवाजे में प्रवेश करने के साथ ही लंबा चक्कर काटकर अन्य छोटी सी खिड़की पर आकर भीतर बैठी मोना चौधरी को देखने लगा। यह ऐसी जगह थी जहां आसानी से मोना चौधरी की नजर नहीं जा सकती थी। 2 मिनट गुजर गए। मोना चौधरी ने चाय समाप्त की। देवराज चौहान की वापसी न होने पर मोना चौधरी उठी और लापरवाही भरे अंदाज में टहलने लगी। नजरें हर तरफ दौड़ रही थी। टहलते टहलते मोना चौधरी ने उस दरवाजे की तरफ देखा जिसमें देवराज चौहान गया था, फिर पलटकर उस तरफ बढ़ी जिस ओर से बांकेला राठौर निकला था। दरवाजे से निकलते ही मोना चौधरी को गैलरी नजर आई तो वह आगे बढ़ी, साथ ही साथ खोज भरी निगाहों से आसपास देखती जा रही थी। मोना चौधरी की इस हरकत को देखकर छिपकर खड़े देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। वह तुरंत अपनी जगह से हिला और मोना चौधरी पर निगाह रखने के लिए आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने गैलरी पार की तो सामने ही बंगले के पिछवाड़े का हिस्सा और 100 गज दूर सर्वेंट क्वार्टर बने नजर आ रहे थे। मोना चौधरी ठिठकी। उसकी आंखें सर्वेंट क्वार्टरों पर जा टिकी। कई पलों तक वह उधर ही देखती रही। एक सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा उसे खुला नजर आया। क्षणिक सोच के पश्चात मोना चौधरी गैलरी से उतरी और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी। हेलो, मोना चौधरी ठिठकी, फौरन पलटी। पीछे देवराज चौहान होठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था। बैठे बैठे टहलने का मन किया तो इधर आ गई, लापरवाही से कहते हुए मोना चौधरी देवराज चौहान की तरफ बढ़ी। घूमने का मन था तो बंगले में घूमना था, देवराज चौहान ने पहले जैसे स्वर में कहा। बंगला भीतर से काफी अच्छा है, इस तरफ तो सर्वेंट क्वार्टर है। ठीक है। करीब पहुंचकर मोना चौधरी मुस्कुराई। बंगला देख लेती हूँ। मोना चौधरी देवराज चौहान के साथ हो गई। देवराज चौहान का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों के भाव कुछ और ही कह रहे थे। मोना चौधरी का सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाना सब कुछ स्पष्ट कर गया था, क्योंकि अमित के दरवाजा भड़भड़ाने की, पुकारने की आवाज इसी तरफ से आई थी। तो क्या मोना चौधरी भागीरथ के बेटे अमित के फेर में है? क्या रूपकलाल चंदोलिया ने अमित को पाने के लिए मोना चौधरी को आगे किया है? अगर वास्तव में ऐसा है, उसका ख्याल ठीक है, तो एक ही मामले में उन दोनों का टकराना ठीक नहीं होगा। देवराज चौहान मोना चौधरी को बंगला दिखा रहा था। अब दोनों अपना खेल खेल रहे थे। बात करने के लहजे से मोना चौधरी बोली, मेरे पास एक काम है, शायद वह तुम्हारी पसंद का हो। नहीं, अभी मैं कोई नया काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। मोना चौधरी बंगले का नक्शा दिमाग में बिठाती जा रही थी। क्यों, किसी खास काम पर हो क्या? अभी तो किसी खास काम पर नहीं हूँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लेकिन जल्द ही मैं किसी खास काम में व्यस्त होने जा रहा हूँ। सारा काम तैयार पड़ा है। मोना चौधरी ने देवराज चौहान पर नजर मारी। डकैती? हाँ। कहाँ पर? देवराज चौहान मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराया, फिर मुंह घुमा दिया। मोना चौधरी समझ गई कि देवराज चौहान इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को सारा बंगला, कमरे दिखाए। यह किसका बंगला है, तुमने बताया नहीं? मोना चौधरी बोली। मेरे किसी दोस्त का है, देवराज चौहान ने बात टाली। लेकिन तुम लोग यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो? मोना चौधरी ने पूछा। यही समझ लो कि डकैती की तैयारी कर रहे हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। यही समझ लो कि डकैती की तैयारी कर रहे हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं तुम्हारी इस डकैती में शामिल हो सकती हूँ? नहीं, सब कुछ तैयार है, अब बीच में किसी और के आने की गुंजाइश नहीं बची। कोई बात नहीं, मोना चौधरी हंसी। फिर कभी सही, हम एक साथ कोई काम अवश्य करेंगे।
कहने के साथ ही मोना चौधरी एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने ठिठकी। यह कमरा बंद ही रहता है? नहीं, अंदर जगमोहन सो रहा है। सो रहा है इस वक्त? मोना चौधरी ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मैं जगमोहन से मिले बिना नहीं जाऊंगी, उसे उठना ही पड़ेगा, मोना चौधरी ने अपनेपन से कहा और हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पल्लों को धकेलने लगी कि देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। मोना चौधरी ने फौरन देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कलाई छोड़ी और मुस्कुराकर बोला, जगमोहन कभी भी यह बात पसंद नहीं करता कि जब वह नींद में हो तो कोई उसके सिर पर आकर खड़ा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि एकाएक तुम्हें अपने पास पाकर वह उखड़ जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, तुम्हें देखकर खुश होगा। तुम हॉल में चलो, मैं जगमोहन को लेकर आता हूँ। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। ओके, कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ गई। परंतु मोना चौधरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जिस तरह देवराज चौहान ने उसे दरवाजा खोलने से रोका था, उससे मोना चौधरी को इस बात का एहसास हो गया था कि देवराज चौहान उसके प्रति सतर्क है और उसे उस पर किसी तरह का शक भी है। मोना चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सामने देवराज चौहान है जिसे बातों में उलझाया नहीं जा सकता। उसके सीधे सीधे ही यहाँ पहुँच जाने से वह देवराज चौहान की नज़रों में शक की वजह बन गई थी। लेकिन उसे भी तो नहीं मालूम था कि यहाँ पर देवराज चौहान से मुलाकात होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।